यहाँ पे घासलेट डालकर पेट्रोल डालकर अपने आप को जला कर ले लेंगे, लेकिन बेघर होकर अपने बच्चों को जिंदा नहीं मरने देंगे। हम लोग इधर ही रुकेंगे, कुछ भी होने दो। किधर जाएंगे हम लोग, क्या जाएंगे, हमारे हस्बैंड कहाँ जाएंगे? पैसा दिए वो देंगे क्या? हमारे घर देंगे क्या वो लोग? हम लोग इतना नहीं देंगे, हम लोग का पैसा रिटर्न दो, तभी हम लोग जाएंगे। हम लोग का फंसाने का काम करने का नहीं। रूम शोरूम जाना, घर काम ही करती हूँ, बस यही रिक्वेस्ट है क्या घर मिल जाए, टूटना नहीं चाहिए बस। नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़ न्यूज़। यदि आप वसई विरार में रहते हैं और यहाँ पर अगर आप घर खरीदते हैं तो घर खरीदने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि दांव पे लगी होगी आपकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई और आपके परिवार की खुशियाँ। वसई विरार कहा जाता है कि अवैध बांधकामों का अड्डा है, लेकिन यहाँ पर अनलीगल तरीके से बनाए जा रहे हजारों अवैध बांधकाम को छोड़कर महानगर पालिका उन बिल्डिंगों को अपना टारगेट बनाती है जिसमें 10-10 साल से गरीब तबके के लोग रहते हैं। वो लोग रहते हैं जो दिन भर किसी के घर में झाड़ू पोछा का काम करते हैं, तो कोई किसी के घर में सफाई का काम करता है, तो कोई किसी के घर में कोई फल सब्जी बेच के अपना पूरे परिवार का जीवन यापन करता है। ऐसा ही एक मामला आया है नाला सोपारा पूर्व के अचोले रोड से, जहां पर ये साई कृपा अपार्टमेंट नामक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को बने हुए 10 साल हो गए हैं। 10 साल बाद अब हमारी महानगर पालिका और तहसीलदार कार्यालय से इस बिल्डिंग के रहवासियों को नोटिस आया है कि 8 तारीख तक उनको ये घर खाली करना है, नहीं तो इनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा और इस पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया जाएगा। हम बातचीत करेंगे यहाँ के रहने वालों से और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से वसई विरार शहर महानगर पालिका हो या तहसीलदार कार्यालय हो, जिस तरीके से ये लोग गरीबों के ऊपर जुल्म करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर गरीब ही हर बार अमीरों के या अधिकारियों के कह लें कि उनके लालच का शिकार हमेशा गरीब तबका ही क्यों होता है। हम यहाँ के रहने वालों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, आपका नाम क्या है? राजेंद्र चंदेलिया। आप यहाँ इसी बिल्डिंग में रहते हैं? जी, मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। क्या कितने साल से रहते हैं आप? हम यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं मैडम। आज आप लोगों को ये बिल्डिंग खाली करने का नोटिस आया है और इस बिल्डिंग को तोड़ने का जो फरमान जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तहसीलदार शासन की तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारे को डरा धमका कर निकाला जा रहा है। डरा धमका कर निकालने की वजह ये है, जो इस जगह का जो मालिक है, यहाँ का जो जगह का मालिक है, वो तकरारदार के साथ में मिला हुआ है। महाराष्ट्र शासन के अंडर में ये ज़मीन गई है। ये दोनों बिल्डिंग और 40 सब जब साफ़ हो जाती है, 51 गुंठे का मसला है, ये सारी साफ़ हो जाती है, तो ज़मीन किसके पास जाएगी मैडम? जो इसकी रकम गिनकर ले चुका है, वापस से ज़मीन उसी ज़मीन के मालिक के पास जाएगी। फिर वो ज़मीन का मालिक और यहाँ की प्रशासन, ये दोनों मिलकर यहाँ पे फिर बड़ी इमारत खड़ा करेंगे और सारे बाहर फेंकने का ये इनका प्रयास है। आज मैं तहसीलदार से खुद मिलकर आया हूँ। मेरे साथ में हमारे बिल्डिंग के काफ़ी लोग थे, सोसाइटी के हमारे कमेटी के लोग थे। हम उनके सामने हाथ जोड़कर हम रोकर आए, आप ऐसा निर्णय न लीजिए। इससे पहले की नोटिस हमारे पास कोई भी प्राप्त नहीं हुई है। वो बोले हमने इससे पहले नोटिस भेजा हुआ है, हमारे को कोई नोटिस नहीं मिली। ये 5 दिन पहले आज पहली बार नोटिस मिली और इस नोटिस को देखकर हमें हलचल करने का भी मौका नहीं मिल रहा है। हमें अगर स्टे ऑर्डर लानी है तो बड़ी रकम का सामना हमें करना पड़ेगा। क्यों बड़ी रकम? किस लिए बड़ी रकम? वकील की फीस होगी, वो हम कहाँ से देंगे? हमारी सोसाइटी बिल्डिंग 700 और 800 रुपये सिर्फ मेंटेनेंस ले रही है, जिसमें हम बाहर से पानी खरीद रहे हैं। पीने को पानी नहीं हमारे पास, बाहर से पानी लेते हैं, नहाने धोने के लिए पानी बाहर से खरीदना पड़ता है। उसके बाद फिर यहाँ पे सफाई कामगार की पगार देनी पड़ती है, पानी छोड़ने लगा देना पड़ता है। हमारे पास उतना फंड नहीं है। अब जब इस विषय के ऊपर उनके वकील से अगर हमने बातचीत की, ऐसा तकरारदार का कहना था। यहाँ का जो तकरारदार है, तकरारदार कौन है? किसको इस बिल्डिंग में रहने वालों से या इस बिल्डिंग से समस्या है? यहाँ का जो तकरारदार था उसका नाम है प्रदीप सोनी, उसका सहकारी मित्र है सत्येंद्र पांडे। करते क्या है ये दोनों? ये दोनों सिर्फ आरटीआई मारने का काम करते हैं, एलिगेशन मारने का काम करते हैं, लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। इनके ऊपर अनेक गुन्हे दाखिल हैं, ये पहले भी क्रिमिनल है, इनके ऊपर सारा रिकॉर्ड बना हुआ है। मैं चाहता हूँ यहाँ के पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, आईजी, एडिशनल और महानगर पालिका आयुक्त और प्रशासन, तहसीलदार, कलेक्टर इस तकरारदार की सबसे पहले जांच करें। इन लोगों ने कहाँ का एलिगेशन डाला है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। सिर्फ अभी इस बिल्डिंग को धोखादायक दिखाया, रहने वाला इस चाली के पीछे की चाली में रह रहा है।
कई दिनों पहले वो यहाँ से दोनों भी गायब हो गए। उसमें से सत्येंद्र पांडे का ये मकान है। अगर हमारी बिल्डिंग धोखादायक है तो उसने अपने परिवार को सेव किया, यहाँ पे भाड़ुतिरी कैसे डाल दिया? क्या वो नहीं मरेगा? अगर ये बिल्डिंग गिर सकती है, उसका भाड़ुतिरी नहीं मरेगा? तो अगर वो भाड़ुतिरी को डाल सकता है तो उसका पैसा कमा रहा है, और इस बिल्डिंग को धोखादायक दिखा रहा है। आप इसके ऊपर कैमरा मारिए, एक भी अगर बिल्डिंग पे कहीं खुरुच है या यहाँ पे कहीं क्रैक है, इसको देख सकते हैं। आज मैं तहसीलदार को हाथ जोड़कर बोला, मेरे साथ में जो मेरे सहकारी जो जितने मित्र सारे लोग रो रहे थे कि हमको घर से बेघर मत करो, 5 दिन का हमको मौका दे दो जिससे कि हम स्टे ऑर्डर ला सके। तहसीलदार ने क्या जवाब दिया आप लोगों को? तहसीलदार ने ये कहा कि मुझे ऊपर से आदेश है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, मैं उस ऑर्डर को पालूंगा, मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। मैडम, हमने इस बात का निर्णय लिया है, अगर यहाँ पर थोड़ा कार्रवाई के लिए अगर पुलिस प्रशासन के साथ हजारों के तादाद में अगर उनकी पुलिस प्रशासन आती है, पुलिस प्रशासन को हम सल्यूट करते हैं, उनका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर हथौड़ा चलाने के लिए प्रशासन आती है, हम उसका विरोध करेंगे। हम यहाँ पे घासलेट डालकर, पेट्रोल डालकर अपने आप को जला कर ले लेंगे, लेकिन बेघर होकर अपने बच्चों को जिंदा नहीं मरने देंगे। हो रहा है यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि एक घर को बनाने में जितनी अहम भूमिका एक घर के पुरुष की होती है, उससे कहीं ज़्यादा अहम भूमिका एक औरत की होती है। तो घर की कीमत और घर की अहमियत एक महिला से बेहतर और कोई समझ नहीं सकता। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना। क्या कहना चाहेंगी आप? क्योंकि आज आप लोगों का जो घर है, जो जिस घर को बनाने के लिए एक औरत अपनी न जाने कितनी इच्छाओं को दबा के चलती है, कितनी ज़रूरतों को मारती है, फिर जाके वो एक घर संजो के रखती है, मैं आज वो घर टूट रहा है। इतना ही बोलना चाहेंगे, हम लोग इधर से हटने वाले, मैं भी घर काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करती हूँ, हम लोग इतना पैसा किधर से लाएंगे इनको ये करने के लिए? हर दिन नहीं करते। क्या कहना चाहोगे आप? आप भी यही पे रहते हो? हाँ, मैं भी घर काम ही करती हूँ, बस यही रिक्वेस्ट है क्या घर मिल जाए, टूटना नहीं चाहिए बस। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज घर दांव पे लगा है? मेरे हस्बैंड अभी पूंजी लगी है दांव पे। मेरे हस्बैंड वॉचमैन का नौकरी करते हैं, मैं घर काम करती हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। हम लोग इधर से जाएंगे नहीं, और मैं चौल की इधर की पहले पुरुष महिला मैं भी थी, यहाँ पे रहने वाली मैं हूँ, इधर से हम लोग हिलेंगे नहीं, कोई भी आए। क्या करेंगे? क्योंकि ऑर्डर तो जारी हो चुका है और उस पे जिस तरीके से हम लोग को जितना कोशिश हो जाएंगे उतना रोकेंगे ना हम लोग। ना कुठं आम्हाला पैसा द्या न तर रूम द्या। जैसा कि अभी आपने सुना कि यहाँ पर जो दिहाड़ी का काम करने वाले लोग हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, दिन भर की मेहनत करते हैं, कोई घर काम करता है, किसी के पति वॉचमैन की नौकरी करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि वसई विरार में घर काम करने वालों को और वॉचमैन की नौकरी करने वालों की सैलरी कितनी होगी? मुश्किल से 7 से 8 हज़ार। क्या ये 7 से 8 हज़ार रुपये में जिस तरीके से लोग अपना घर चलाते हैं, जिस तरीके से लोग जो पाई जोड़कर अपना आसियाना बनाते हैं, आज वो उनका घर दांव पे लगा है। और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, हम अपना घर, अपना हक छोड़ के नहीं जाएंगे। इसके लिए भले ही हमें कुछ भी करना पड़े, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम देंगे, लेकिन हम अपना आसियाना उजाड़ने किसी को नहीं देंगे। यहाँ पर सवाल ये है कि यदि ये घर धोखादायक है या ये बिल्डिंग अनलीगल है, तो महानगर पालिका इतने सालों से क्या कर रही थी? अगर महानगर पालिका इतने सालों से क्या कर रही थी, ये सवाल उठता है। और इस सवाल का जवाब ये है कि महानगर पालिका में बैठे जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार कर चुके हैं, वो एक ही काम करते हैं, पहले अनलीगल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देते हैं, उसको बनने देते हैं, फिर उसमें 2, 4, 10 साल तक लोगों को रहने देते हैं, बाद में उसको उजाड़ने के लिए वो चले आते हैं। कुल मिला जुलाकर अगर कहें तो एक सीधी भाषा में कह सकते हैं कि बिल्डर से मिलकर जिस तरीके से यहाँ के महानगर पालिका के अधिकारी अपनी जेबें भरते हैं और बिल्डरों को बढ़ावा देते हैं, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, उसमें जनता मरती है तो मरे, आम नागरिक का पूरी ज़िंदगी की कमाई, एक गरीब की जो पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है वो नष्ट हो रही है। तो होने दो, बर्बाद होने दो, हमको कुछ नहीं। हम भ्रष्टाचार की कमाई से हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, हम एसी गाड़ियों में घूमेंगे, एसी में सोएंगे। गरीबों की खाल जो बोलते हैं ना, कि खाल उधेड़ के भी अगर हमारी जेबें भर रही हैं तो हमको उससे मतलब है। हमको कोई गरीब मरता है तो मरे, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि यहाँ के जो स्थानिक नेता हैं या कह सकते हैं कि जो आमदार हैं,
हैं जो वोट लेने के लिए तो लोगों के पास आते हैं, लेकिन जब गरीबों के साथ इस तरीके के अत्याचार होते हैं, उनके घर टूटते हैं, तब वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते हैं। और बाद में जब इन्हीं गरीबों द्वारा कोई उद्घाटन करने के लिए बुलाया जाता है तो वो आमदार हो, नेता हो और पूर्व महापौर हो या नगर सेवक रह चुके लोग हों, वो ऐसे समय पर इन लोगों के साथ खड़े दिखाई नहीं देते हैं। अब देखना ये होगा कि 8 तारीख को, आने वाले 8 तारीख को किस तरीके से ये बिल्डिंग तोड़ने की जो नोटिस दी गई है वो घर टूटता है या इन गरीबों का घर बचता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।